Good afternoon to everyone. We are going to start the fifth lecture of today, International Product Life Cycle Theory. First of all, we should know what is the origin of the theory. Then we will discuss about the theory and its stages. The product life cycle theory was put forward by Raymond Vernon in the mid 1960s. According to the PLC theory of trade, the production location for many products moves from one country to another depending on the stage in the product's life cycle. It was based on the observation that most of 20th century, a large proportion of world's new products had been developed by US firms or sold in US market first. For example, you can take the mass production of automobiles, televisions, cameras, photocopiers, PCs, means computers and semiconductor chips, etc. Vernon argued that the wealth and size of US market gave US firms a strong position in the market. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी ये हम लोगों को बताता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं, किसी भी मार्केट में डेवलप करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बेसिकली चार स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम इनोवेशन टू द मैच्योरिटी. इसको आप जब पढ़ना शुरू करेंगे और इसको बुक्स में देखना शुरू करेंगे तो आपको जो चार स्टेजेस मिलते हैं वो है इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन. इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन को दूसरे रेफरेंस में, जब इंटरनेशनल ट्रेड थियरी की रेफरेंस में आप पढ़ते हैं तो यही थियरी बन जाता है इनोवेशन, ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता रहा हूं. मार्केटिंग में जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी पढ़ते हैं तो वहां आप लिखते हैं इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड थियरी में चलेंगे तो ग्रोथ की जगह पर आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट एंड डिक्लाइन की जगह पर हो जाता है इंपोर्ट. ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी गिवन बाय रेमंड वर्नर. जब आप इनोवेशन की बात करते हैं तो रेमंड वर्नर ने यही कहा था कि फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ यूएस मार्केट, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को जब डेवलप किया जाता है, उसका वर्जन जब होता है तो शुरुआत में वो अपने इनोवेशन स्टेज में होता है. इनोवेशन स्टेज में वो होम कंट्री को ही एक्वायर करता है. ग्रोथ स्टेज में वो होम कंट्री में एक्सपेंशन करता है. मैच्योरिटी स्टेज में, यानी जब मार्केट का हम एक्सपेंशन करते हैं, जिसको हम मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, तो उस समय प्रोडक्ट होम कंट्री से निकल करके न्यू एवेन्यूज के तलाश में, न्यू एवेन्यूज मतलब नए मार्केट के इन सर्च ऑफ द न्यू मार्केट, इट गोज एट इंटरनेशनल लेवल व्हिच इज नोन एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट. और डिक्लाइन जब आप कहते हैं, जिसको कहते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो गया, तो आप मार्केटिंग में पढ़ते आते हैं कि सैचुरेशन ऑफ द मार्केट. तो मार्केट सैचुरेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है और वो प्रोडक्ट अब ऑब्सोलीट होने लगता है. ऑब्सोलीट का मतलब आप लोग शायद समझ रहे होंगे, मतलब प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का नया वर्जन, नई टेक्नोलॉजी, न्यू द प्रोडक्ट बिकम्स न्यू एडवांसमेंट,
के साथ नई नई प्रोडक्ट के नए वर्जन मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो ऑब्सोलीट हो जाता है और कई बार कंपनीज बाध्य हो जाती हैं कि उसके नए मार्केट सेगमेंट को वो इंपोर्ट करें, या वो कंट्री, होम कंट्री जहां ये एक्चुअली ओरिजिनली ये प्रोडक्ट डेवलप हुआ था, उस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपका विंडो या कंप्यूटर का जो मेन इनोवेशन था, एक एग्जांपल लेकर के हम शुरुआत करने चल रहे हैं कि इनोवेशन स्टेज प्रोडक्ट हमने लिया क्या, कंप्यूटर, पीसीस। कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ अमेरिका में। शुरुआत में अमेरिका के कुछ लोगों ने इसको प्रयोग करना शुरू किया। ग्रोथ स्टेज में क्या हुआ, इसने कैप्चर किया अमेरिका के मार्केट को, और मैच्योरिटी स्टेज में क्या किया, इसका इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। और डिक्लाइन स्टेज में क्या हुआ, पीसी जो शुरुआत में था, जो कमांड बेस्ड था, उसके नए नए वर्जन आते गए, नए नए उसकी टेक्निक्स आती गई, और आज ये हाल हो गया है कि वही अमेरिका जहां से कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ, जहां से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, वही अमेरिका आज इंडिया से सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। आप सोचिए साइकिल कहां से कंप्लीट हुई, एक प्रोडक्ट शुरुआत हुआ, इनोवेशन हुआ अमेरिका में, ग्रोथ हुई, मैच्योरिटी हुआ, और डिक्लाइनिंग फेज में आज वही प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी अमेरिका आज उसी प्रोडक्ट का सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है अपने यहां। दिस इज द लाइफ साइकिल थियरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो देन वी आर गोइंग वन बाय वन ऑफ दिस थियरी। तो चलिए इनोवेशन की बात हम लोग करते हैं। तो हमने जैसे बताया आपको, द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज द 4 स्टेजेस: इनोवेशन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको क्या कहेंगे, इनोवेशन, ग्रोथ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो चलिए हम लोग एक एक करके वी विल डिस्कस वन बाय वन। इनोवेशन इन द रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्व नीड, हमारी नीड क्या है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। यानी कंपनीज फर्स्ट ऑब्जर्व्स द मार्केट, मार्केट का ऑब्जर्वेशन करती हैं कि इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट में है, नीड ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को इसकी आवश्यकता है या नहीं है किसी भी प्रोडक्ट का। जैसे आप एक समय समझिए ऑक्सीमीटर आया, या जो आपका पल्स जो मेजर करता था वो आया, तो मार्केट में उतना ज्यादा स्पेस नहीं बनाया, लेकिन अचानक जैसे ही कोरोना का इफेक्ट आया मार्केट में, हर इतनी ज्यादा ऑक्सीमीटर या पल्सोमीटर की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि मार्केट इज हैविंग ए ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट अब क्या हो गया, अपने अचानक जो इनोवेशन स्टेज में था वही अपने मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है। तो इनोवेशन इज रिस्पॉन्स टू ऑब्जर्व नीड, यानी हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेदर इट इज having the need of the market is having or consumer is having the need of the product or not, यानी कंज्यूमर को उस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है। if there is a need of the product, exporting by the innovative country or evolving product characteristics, क्या हो सकता है कि या तो इनोवेटिव कंट्री उसका एक्सपोर्ट करके उस नीड को फुलफिल करेगा, या तो उस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक से मिलता हुआ होम कंट्री कोई दूसरा प्रोडक्ट इनोवेट करेगा। तो दिस इज द इनोवेशन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। कोविड-19 के टाइम पर आप खुद समझ सकते हैं कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन इनोवेशन चल रहा है, या इनोवेशन ऑफ द वैक्सीन इज बेसिकली, जो अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है, या तो हम उस वैक्सीन को ही एक्सपोर्ट करवा लें, इंपोर्ट कर लें अपने यहाँ, या सीरम इंस्टीट्यूट जो अपने यहाँ बेंगलोर का है, वो जो दूसरी प्रोडक्ट का, या भारत इंस्टीट्यूट करके जो है, वो जो दूसरा जो वैक्सीन का इनोवेशन कर रहे हैं, वो अगर सफल हो जाता है तो हम अपने इस मिलते जुलते यानी इवॉल्विंग प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलते जुलते हम
अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। तो देयर आर टू ऑप्शंस ऑलवेज एट द इनोवेशन स्टेज, कि या तो हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लें या उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट हम अपने होम कंट्री में बना लें। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स बाय द इनोवेटिंग कंट्री। ग्रोथ स्टेज में क्या करता है, इनोवेटिंग कंट्री अपने होम मार्केट को कैप्चर कर चुका होता है, तो वो अपने नए मार्केट के एक्सपेंशन करने के लिए वो क्या करता है, टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स इन द फॉरेन एंड टू गेट द न्यू मार्केट सेगमेंट। तो मार्केट, नए मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो क्या करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन उसको एक चीज और करना पड़ता है कि देन ही फेसेस मोर कंपटीशन आल्सो। मार्केट में जब वो जाता है तो अब इस स्टेज पर, ग्रोथ स्टेज पर, उसके कंपटीटर भी मैदान में आ चुके होते हैं, मार्केट में आ चुके होते हैं, तो देन ही विल फेस द मोर कंपटीशन एंड with the use of more technology and advanced technology, the product becomes capital intensive। जैसा हमने आपको इसके पहले बताया था फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी में कि कोई भी देश दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है। अगर कैपिटल या टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करेगा तो उसको हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, और अगर वो लेबर का ज्यादा यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। तो जैसे ही ग्रोथ स्टेज में कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो ज्यादा है हाई टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया होता है, उस कंपटीशन को फेस करने के लिए वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है एंड द प्रोडक्ट बिकम्स कैपिटल इंटेंसिटी। सम फॉरेन प्रोडक्ट्स आउटसोर्सिंग, मतलब यहाँ पर कई बार प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग शुरू हो जाती है, इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज इज द मैच्योरिटी। हमने पहले ही बताया था कि मैच्योरिटी एक ऐसा स्टेज है कि जब इनोवेटिंग कंट्री में एक्सपोर्ट, चूंकि अब उसके बहुत सारे मार्केट एवेन्यूज, नए मार्केट एवेन्यूज खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे कंपटीटर्स आर आल्सो इन द फील्ड, तो अब क्या होता है, नए मार्केट एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं होती हैं उस प्रोडक्ट के लिए। अब या तो वो नया प्रोडक्ट फिर से इनोवेट करे, और वो जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अब उसकी डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो जाती है, मतलब वो एक्सपोर्ट अब नहीं कर सकता, बट उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट वो मार्केट में आना शुरू हो जाता है, तो एक प्रोडक्ट स्टार्ट्स बिकमिंग ऑब्सोलीट। मोर प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डाइजेशन, हमने पहले ही कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट का, और अब उसमें क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव करना होता है, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होने शुरू हो जाते हैं, कैपिटल इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, एंड प्रोडक्शन स्टार्ट्स अप इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। और अब ये प्रोडक्ट नए नए मार्केट की सर्च में, नया मार्केट की तलाश में इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ वो अब मूव करना शुरू कर देता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ तो उस समय भी तो इमर्जिंग मार्केट थे, उस समय यानी ग्रोथ स्टेज में किसी भी कंपनी ने इमर्जिंग मार्केट की तरफ रुख क्यों नहीं किया? उस समय भी तो ग्रोथ स्टेज में भी तो इमर्जिंग मार्केट की तरफ कंपनीज मूव कर सकती हैं। व्हाई द इमर्जिंग इकोनॉमीज आर कमिंग एट द मैच्योरिटी लेवल? होता ये है कि जब प्रोडक्ट इनोवेटिव स्टेज में होता है तो उसकी प्राइसेस काफी हाई होती हैं, क्योंकि उसका प्रोडक्शन लो होता है, एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उस समय प्राइस ज्यादा होती है। जैसे आपने याद करिए आप कि एक जमाना ऐसा था कि जब आपको नोकिया की मोबाइल जितने में मिलती थी, आज उतने में आप बढ़िया स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। आप उम्मीद करिए, जिस समय मोबाइल मार्केट में आया था उस समय उसकी कॉल रेट 5 रुपीज पर कॉल, हम 95 की बात कर रहे हैं, हम 94 की बात कर रहे हैं, 5 रुपीज पर मिनट इनकमिंग एंड 5 रुपीज पर मिनट आउटगोइंग था। अब इनोवेटिव स्टेज में आप उम्मीद करिए कि ये कॉस्ट कोई भी इमर्जिंग मार्केट बियर कर सकता था? नहीं। तो ये क्या होता है कि इमर्जिंग मार्केट जब प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी लेवल पर पहुंचता है तो प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मास प्रोडक्शन शुरू होने की वजह से प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट घट जाती है।
एवरेज कॉस्ट घटने से उसकी प्राइस जो होती है, सेलिंग प्राइस, वो मार्केट में काफी कम हो जाती है। तो काफी कम होने की वजह से नाउ द कंज्यूमर्स which were not able to purchase or consume the product, now they can also consume the product. So the company starts um, uh, moving towards the emerging economies. Fourth stage is the declining stage. अब डिक्लाइनिंग स्टेज पर हम लोग आते हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज हमने बार बार आपको कहा कि प्रोडक्ट एक स्टेज पर पहुंचने के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है। जैसे आप एक होम कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए। कई बार इसको हम आप लोगों को क्लास में भी बताए थे कि इसको किलिंग ऑफ द ब्रांड्स कहते हैं। कई बार कोई कंपनी खुद ही अपनी ब्रांड को किल कर देता है। और खास करके आप इस समय स्मार्टफोन के मार्केट में तो आप बराबर देख सकते हैं कि आपने HTC का कोई मॉडल लिया, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हमने HTC का 816 डिजायर का हमने एक मॉडल लिया। ये उस समय इट वाज एक वेरी बिग ब्रांड और एक बहुत बढ़िया ये फोन हुआ करता था जब 3G था। टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, 3G ऑब्सोलीट हो गया, 4G आ गया। अब वो फोन जो 2012 में 2014 में लिया गया था, 3G उस समय नहीं आया था। 3G उस समय इंट्रोड्यूस हो रहा था, तब ये उस समय बहुत बढ़िया फोन हुआ करता था। आज वही फोन ऑब्सोलीट हो गया मार्केट में, अब वो चल ही नहीं सकता क्योंकि 4G का सिम उसमें चलेगा ही नहीं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुंडई का सेंट्रो बहुत बढ़िया मॉडल हुआ करता था, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड थी। लेकिन जैसे ही i10 मॉडल आया, सेंट्रो मॉडल ऑब्सोलीट हो गया। आप इसी तरह ले लीजिए मारुति का जेन, जैसे ही मार्केट में आपका ये मारुति का वैगन आर आया, जेन ये आपका ऑब्सोलीट हो गया। तो आप मार्केट में जैसे जैसे इनोवेशंस होते जाते हैं, जो पुराना प्रोडक्ट है वो मार्केट से ऑब्सोलीट होता जाता है और उसकी जगह पर कंट्रीज दूसरे या जो कंट्रीज हैं, जो इनोवेटिव कंट्रीज हैं, कई बार वो बाध्य हो जाते हैं, समटाइम दे आर कंपेल्ड टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट। जैसे हमने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था। कंप्यूटर, ऑल्दो कंप्यूटर वाज इनोवेटेड इन द यूएस मार्केट, बट द यूएस मार्केट वाज कंपेल्ड टू import the software from India। तो ये कई बार ऐसा होता है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो हमने पहले कहा था कि स्टेज 1 है, क्या है, इंट्रोडक्शन, जिसको इनोवेटिव स्टेज हम कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, व्हाट इज इनोवेशन, प्रोडक्शन एंड सेल्स इन सेम कंट्री, उसी देश में होता है। Products are developed because they are nearby observed need and market for them। लोकल मार्केट में उनकी रिक्वायरमेंट देखी जाती है, लोकल मार्केट में उनकी नीड होती है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, इनोवेट किया जाता है। Once a firm has created new product, theoretically it can manufacture and product anywhere in the world। बहुत सही बात कि एक प्रोडक्ट अगर एक लोकल नीड को पूरा करने के लिए एक बार इनोवेट हुआ, तो अब इस प्रोडक्ट को वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बना सकती है और कहीं पर भी बेच सकती है। Why this is happening? Because the market is becoming globalized। Markets are global है। ग्लोबल मार्केट होने की वजह से प्रोडक्ट को अमेरिका में इनोवेट किया जाए, वो जाकर के आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कहां पर, आप इंडिया में। However, early production occurs domestically to obtain direct feedback and to reduce transportation cost। इससे क्या होता है कि when the product is manufactured at local level because of the globalization, जैसे अमेरिका में इनोवेट हुआ और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या मान लीजिए सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, अगर दक्षिण कोरिया में बना करके he starts sending the mobile in India, there will be always a hidden cost which is known as the transportation cost। Because of that the product cost will become high।
तो इसको रिड्यूस करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, दे स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग द और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एट लोकल लेवल। Therefore, there is a location and importance of technology. There are two things: location and importance of technology for the innovation of the product. यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थियरी में लोकेशन यानी किस जगह पर आप प्रोडक्ट का को इनोवेट कर रहे हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट आप इनोवेट करिए, हाई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आप इनोवेट करिए और ले जा करके उसको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, युगांडा में बेचना शुरू कर दीजिए, जाम्बिया में बेचना शुरू कर दीजिए, या कहीं ऐसी जगह पर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वहां पर ले जाकर के आप कहिए कि हम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन द प्रोडक्ट विल बिकम फेल। उसका कारण ये है कि शुरुआत में रिसर्च एंड इनोवेशन पर काफी डेवलपमेंट पर उसके देयर इज ए ऑलवेज एक्सपेंडिचर, खर्च आता है और उस खर्च की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई होती है, दैट इमर्जिंग इकोनॉमीज विल नॉट बी एबल टू परचेज द प्रोडक्ट एट दैट हाई कॉस्ट and they will not be able to consume the product। इसलिए कभी भी लोकेशन इस जो होता है, अभी आप इसी थियरी के जस्ट बाद आप लोकेशन स्पेसिफिक थियरी पढ़ेंगे, उसका भी आपको यहीं पर पता चलेगा कि हाउ द लोकेशन इज इम्पोर्टेंट विद द टेक्नोलॉजी। तो here companies use technology to create new products and new ways to produce old products, both of which can give them competitive advantage। competitive advantage में आपने पढ़ा ही है कि तरीका उनका कुछ भी हो सकता है, but the companies are always have coming in the market with the new technology and new version of the product। नहीं तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा। जैसे फिर हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि नोकिया वाज वंस इन लीडर इन द मोबाइल या टेलीकॉम इंडस्ट्री। मोबाइल का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर था मोटोरोला और नोकिया था, फिर इसके बाद एलजी मार्केट को पकड़ा और आज ये तीनों कंपनीज मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं, एग्जिस्ट तो कर रही हैं बट मार्केट से ये लगभग आउट है। So therefore you can say the innovation of the importance of the technology with the coming market। 50 companies worldwide that spend most on research and development are all headquartered in industrial countries। location मतलब होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं डेवलप कर रहे हैं जहां पर उसके वेंडर्स वहीं इजिली अवेलेबल हैं, then there will be a reduction in the cost। तो इसीलिए लोकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए कहीं पर अगर किसी चीज की सुविधा ही नहीं है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पर नहीं, इनोवेशन वहां नहीं कर सकते हैं। डोमिनेंट पोजीशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज इज ड्यू टू कंपटीशन, डिमांडिंग कंज्यूमर्स, डाइवर्सिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड हाई इनकम। हमने तीनों चीज की आपकी पहले ही बात कर ली है कि इमर्जिंग मार्केट में आप ले जाकर के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करिए, कभी सफल नहीं होगा। कारण कि डिमांड, एक तो इनकम उनकी इतनी होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की उस हाई कॉस्ट को बियर कर सकें, उस हाई कॉस्ट पर वो परचेज कर सकें। दूसरा है कि वहां पर जो साइंटिस्ट हैं यानी एजुकेशन का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि द साइंटिस्ट आर द इंजीनियर्स आर कैपेबल ऑफ हैविंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट और हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए वो हमेशा एक प्रयास कर रहे हैं। and the society is in such a way that they are always having in the demand of the new product। तो जब तक सोसाइटी नए प्रोडक्ट का डिमांड नहीं करेगी तब तक आप किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। तो आप यू कैन टेक, हमने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है, इन डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएसए व्हिच आर मोर focused on research and development innovates a new product for the market। This is the stage for the product when the product is available in the domestic market only। हमने वही कहा कि मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होता है इनोवेटिव स्टेज में। जैसे 1879 में 1879 में 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो शुरुआत में इसका जो पेटेंट था 4 जनवरी 1879 को जब इसका पेटेंट हुआ
तो इसका जो कंज्यूमर स्टेट था वो यूएसए ही था। तो शुरुआत में लो कंपटीशन है, लो सेल्स मार्जिन है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट, टाइम लिमिट, टाइम कम है, मार्केट डोमेस्टिक मार्केट केवल है। तो प्राइमरी स्टेज में मार्केट सैचुरेट रहता है और मार्केट को कैप्चर करने के लिए कंपनीज आर ऑलवेज हैविंग द एफर्ट। सेकेंड स्टेज में आइए, सेकेंड स्टेज में ग्रोथ होता है, जैसा हमने बताया, एज सेल्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट ग्रो, कंपटीटर्स इंटर इन द मार्केट, हमने पहले ही बताया। डिमांड ग्रोथ सब्सटेंशियली इन फॉरेन मार्केट्स, particularly in other industrial countries. Demand may be sufficient to justify producing in some foreign markets to reduce or eliminate transportation charge. Still, rapid sales growth at home and abroad compels firms to develop process technology. The original producing country will increase its export in this stage, but lose certain key export market in which competitors commence local production. इसको हमने पहले ही कहा था कि ये प्रोडक्शन स्टेज होता है। प्रोडक्शन स्टेज में ग्रोथ होती है, मार्केट के न्यू एवेन्यूज खोजे जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसी थॉमस एल्वा एडिसन के इलेक्ट्रिक बल्ब का ही एग्जांपल लें, तो न्यूयॉर्क में 1880 में 79 में जब उसका बल्ब का आविष्कार हुआ, तो 80 में इसको क्या किया, मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए क्यों नए नए एवेन्यूज तलाशने शुरू हुए, क्योंकि लोकल मार्केट में इसका एक्सपेंशन काफी हो चुका था। लोकल मार्केट में काफी ज्यादा इसकी डिमांड हो चुकी थी और इसको प्रोडक्शन, अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रहा था। जब मास प्रोडक्शन होगा तो मास प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के लिए एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। And third comes maturity. At this maturity stage, worldwide demand begins to level up, although it may be growing in some countries and declining in others. ऐसा हो सकता है क्योंकि आप ग्रोथ स्टेज में ही क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर छोटा है, कंज्यूमर बेस वहां का छोटा है, तो बहुत जल्दी मार्केट सैचुरेशन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है, या वहां पर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की एवरेज इनकम बहुत मीडियम है, या हाई इनकम ग्रुप वहां का बहुत कम लोग हैं जो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उस मार्केट में सैचुरेशन बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि वहां मार्केट आपको डिक्लाइन करना शुरू कर दे। लेकिन इट मे हैपन दैट द अदर कंट्री, जहां आप नए मार्केट में अभी इंटर करे हैं, वहां मार्केट का नया वेन्यू आपको मिल जाए और नए मार्केट में आप इंटर करें और वहां मार्केट आपका बढ़ना शुरू हो जाए। तो मैच्योरिटी लेवल में ओवरऑल आपका मार्केट सैचुरेशन की पोजीशन में आता है। हो सकता है कोई मार्केट डिक्लाइन कर रहा हो, कोई मार्केट एक्सपैंड कर रहा हो। There are incentives to begin moving plants to emerging markets where unskilled, expensive labor is efficient for standardized processes. It reduces per unit cost for their output. The lower per unit cost creates demand in emerging markets. हम यही बार-बार कहे जा रहे हैं कि जब मास प्रोडक्शन शुरू होता है तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। एवरेज कॉस्ट कम होती है तो पर यूनिट कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं और मार्केट में डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड एक्सपोर्ट डिक्रीजेस फ्रॉम द इनोवेटिंग कंट्री एज फॉरेन प्रोडक्शन डिस्प्लेसेस इट। क्योंकि मार्केट में जहां पर आपने एक्सपोर्ट किया था, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, दूसरे लोग भी, दूसरे कंपटीटर्स भी अब आप मैदान में, फील्ड में, मार्केट में आ चुके होते हैं। दे आल्सो स्टार्ट्स टू प्रोड्यूसिंग द सिमिलर प्रोडक्ट्स विद न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और उसमें कुछ नया वर्जन ला करके वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो आपका एक्सपोर्ट क्या होता है, डिक्लाइनिंग पोजीशन में पहुंच जाता है, जिसको एक्सपोर्ट स्टेज कहते हैं। डिक्लाइनिंग फोर्थ स्टेज इज द डिक्लाइनिंग। एज ए प्रोडक्ट मूव्स to the declining stage, those factors occurring during the mature stage continue to evolve. The market in industrial countries decline more rapidly than those in emerging markets as rich customers demand over newer products. हमने बार बार यही कहा ना आपसे
कि जैसे ही मार्केट में आप सैचुरेशन में पहुंचते हैं तो आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, और उस ऑब्सोलीट प्रोडक्ट का प्लेस कौन ले लेता है? न्यू वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट बाय द कंपटीटर्स। तो कई बार आप क्या करते हैं, उस नए प्रोडक्ट को, नई टेक्नोलॉजी को आप खुद इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे नोकिया, एलजी, मोटोरोला, all these firms came in the market with the technology. They captured the market. उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया, बट धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया, और अब वो क्या किया, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके खुद अब मार्केट को फिर से रिकैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। After targeting the global market, the companies for the developed nation start transferring their manufacturing units to a developing countries as it gives them more market to tap and low manufacturing cost. हमने यही कहा ना कि सैमसंग क्या करेगा या हुंडई क्या करेगी, साउथ कोरिया से प्रोडक्शन नहीं करेगी। नाउ इट विल कम इन द इंडिया टू टैप द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट को टैप करने के लिए वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा और यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन करने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हिडन कॉस्ट होता है, उसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी और प्रोडक्ट मार्केट में इजीली एक्सपैंड कर सकेगा। तो इस स्टेज में मोस्टली द कंपनीज आर कंपेल्ड टू हैव द लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आफ्टर कैप्चरिंग द ग्लोबल मार्केट टू द बल्ब, एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी मर्ज्ड विद थॉमस ह्यूस्टन इलेक्ट्रिक कंपनी एंड फॉर्म जनरल इलेक्ट्रिक and start the production in developing countries like China in 1908. 1779 में जो शुरू हुआ, 1879 में जो शुरू हुआ, वो 1908 में क्या हुआ, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से नया एक फर्म फॉर्म हुआ और चाइना में उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, क्योंकि उसको नया मार्केट कैप्चर करना था, नए मार्केट में नए ढंग से उसको एंटर करना था। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड विथड्रॉल। The PLC theory holds that the location of product to serve world market shifts as the production moves through their life cycle. Products such as ballpoint pens and portable calculators have followed this pattern. They were first produced in a single industrial country and sold it at a high price. Then production shifted to multiple industrial country locations to serve those local markets. Finally, most production is in emerging market and prices have declined. But there are certain limitations of this product life cycle theory. Limitation one is the products that, because of very rapid innovation, have extremely short life cycles, which make it impossible for achieve cost reduction by moving production from one country to another. For example, you can take product obsolescence occurs so rapidly for many electronic products. जैसे हमने आपको मोबाइल का एग्जांपल बार-बार लिया कि एक आप प्रोडक्ट लीजिए, वो बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाता है। आप लोग तुरंत जैसे ही मीटिंग एंड होगा, तुरंत मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। Luxury products for which cost is so little concern to the consumer. Products for which a company can use a differentiation strategy, perhaps though advertising, to maintain consumer demand without competing on the basis of price. Products that require a specialized technical labor to evolve into their next generation. This seems to explain the long-term US dominance